Hello students, good morning. Today we are going to discuss one of the most important topic of macroeconomics, that is money and supply of money. Clear? तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए मनी का मीनिंग क्या है. मनी इज़ व्हाट मनी डज. मनी क्या है? जो कि मनी परफॉर्म करता है. डज मीन्स जो भी वर्क परफॉर्म करता है, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है. देखिए एनीथिंग विच इज़ यूज्ड. डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि कोई भी चीज़ जो कि यूज़ की जाए फर्स्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि एक्सचेंज के काम आए. मीन्स जिसकी हेल्प से आप गुड्स और सर्विसेज को बाय कर सकें. क्लियर? सेकेंड, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, जिसकी वैल्यू को आप स्टोर करके रख सकें अपने पास. मीन्स कि अगर आप चाहें तो मनी को स्टोर करके रख सकते हैं. फ्यूचर में अगर आपको कोई पेमेंट वगैरह करनी है तो उसकी हेल्प से आप वो पेमेंट कर सकते हैं. थर्ड, जिसकी वैल्यू को मेज़र किया जा सके. क्लियर? तो मनी की हेल्प से आप गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज़ कॉल्ड मनी. डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट, तो जिसकी हेल्प से आप फ्यूचर की पेमेंट कर सके. फॉर एग्जांपल BR, बिल्स रिसीवेबल. अब बिल्स रिसीवेबल है, उसकी बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? आपकी करंट एसेट होती है, जिसकी हेल्प से आप 2 और 3 मंथ्स लेटर पेमेंट कर सकते हैं. तो ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट्स ऑफ मनी, लाइक BR है या फिर डेबिट कार्ड कह सकते हैं आप, ATM वगैरह, चेक्स. ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट्स ऑफ मनी. तो डेफिनेशन वाइज मैंने आपको क्या बताया कि, या फिर आप कह सकते हैं कि मनी की फीचर्स क्या क्या है, जो कि 4 फंक्शंस परफॉर्म करता है. फर्स्ट, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकंड, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, जिसकी वैल्यू को आप स्टोर कर सकें. थर्ड, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, जिसकी वैल्यू को मेज़र किया जा सके. एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, जो कि फ्यूचर पेमेंट में आपका काम आए. क्लियर? आफ्टर दैट देखिए बार्टर सिस्टम. Barter system is also called C2C economy, that is commodity to commodity. देखिए आप इस डायग्राम से ही, इन इमेजेस से ही अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि सभी क्या कर रहे हैं, गुड्स के बदले में गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं. मनी का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे. अब ये बॉय है, ये क्या कर रहा है? ये बुक्स ट्रांसफ़र कर रहा है इस गर्ल को, और ये गर्ल इसे क्या दे रही है? इन रिटर्न बनानास दे रही है. तो दैट मीन्स क्या है? गुड्स के बदले में गुड्स का ही ट्रांसफ़र हो रहा है, ना कि मनी का कोई भी ट्रांजैक्शन, मनी की कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं हो रही. तो इसी को क्या बोलते हैं? दैट इज़ बार्टर सिस्टम और C2C इकोनॉमी, दैट इज़ कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी. क्लियर? बार्टर सिस्टम इज़ a system in which goods and services are exchanged for other goods and services. क्लियर है आई थिंक क्या कि बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज को ही एक्सचेंज किया जाता है अदर गुड्स और सर्विसेज से. क्लियर? दैट वन इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. क्लियर? आफ्टर दैट देखिए मनी सप्लाई. अब मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. तो मनी सप्लाई क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि सर्कुलेशन में है किसी कंट्री के अंदर. क्लियर? किसी इकॉनमी में, उसको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई. अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, 2 कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको स्टॉक और फ्लो बताया था. जिसमें स्टॉक तो क्या था? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक वेरिएबल था जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को मेज़र करता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. और फ्लो क्या था? जो कि मेज़रमेंट करता है एक पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? दैट इज़ पॉइंट ऑफ टाइम. मीन्स मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई इज़ ए स्टॉक वेरिएबल. यहीं से यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाता है कि मनी सप्लाई क्या है? इट इज़ ए स्टॉक वेरिएबल बिकॉज इसकी वैल्यू को मेज़रमेंट किया जाता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर? तो मनी सप्लाई क्या बताया
ये वो मनी होता है जो कि एक पर्टिकुलर इकॉनमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्कुलेशन में होता है। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। देर आर 4 components of money supply or measures of money supply, that is M1, M2, M3 and M4. बट CBSE के सिलेबस की बात करें तो एट प्रेजेंट देर इज ओनली द वन मेजरमेंट, दैट इज M1. That M1 measurement is also called narrow money. M2, M3 एंड M4 ये आपके CBSE के सिलेबस से कट आउट हो चुके हैं। क्लियर। बट फिर भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि 4 मेजरमेंट्स में क्या क्या आता है। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज M1. M1 मीन्स मेजरमेंट 1। इसमें क्या आएगा? इन शॉर्ट आप कह सकते हैं C प्लस DD प्लस OD। C करेंसी विद पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट्स, OD अदर डिपॉजिट्स। क्या बताया मैंने? C प्लस DD प्लस OD। देखिए C प्लस DD प्लस OD। C करेंसी विद पब्लिक एंड DD डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक एंड OD अदर डिपॉजिट्स विद RBI। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए 3 कंपोनेंट्स इसमें मैं आपको बता रही हूँ। करेंसी विद पब्लिक मीन्स क्या? वो करेंसी जो कि पब्लिक के इन हैंड है, जो पब्लिक के पास है। उसमें आपके रुपी नोट्स भी हो सकते हैं और क्वाइंस भी हो सकते हैं। नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स मीन्स जो लोगों ने पैसा जमा करवा रखा है बैंक में कि हमारी डिमांड पे जब हमें रिक्वायरमेंट होगी हम अपने पैसे को विड्रॉ कर लेंगे, वो मनी, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। वो सेविंग अकाउंट्स की फॉर्म में हो सकता है, आपका करंट अकाउंट भी हो सकता है और सेविंग डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकता है। उनमें जो हम पैसा आम पब्लिक जमा करवाती है, दैट वन मनी इज नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। एंड लास्ट वन इज अदर डिपॉजिट्स विद RBI। इसके अलावा RBI में अगर कोई पैसा जमा करवाया गया है तो वो ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट्स ऑफ M1 मेजरमेंट 1। सेकेंड इज M2। M2 में क्या आएगा? ऑल मेजरमेंट 1 तो आएगा ही आएगा, साथ में पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। यहाँ तो सिर्फ किसी M1 मेजरमेंट में तो किसकी बात हो रही थी? सिर्फ बैंक्स में जो डिपॉजिट किया गया है उसकी। लेकिन M2 में आपका M1 तो आएगा ही आएगा, साथ में अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कोई पैसा डिपॉजिट करवाया, कोई सेविंग डिपॉजिट्स करवाई है तो वो। आफ्टर दैट देखिए M3 में अगेन M1 तो आएगा ही, दैट मीन्स ये 3 कंपोनेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। C प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। इसके अलावा आपने कमर्शियल बैंक्स में अगर फिक्स में कोई पैसा जमा करवा रखा है, FD करवा रखी है, फिक्स डिपॉजिट, दैट वन विल ऑल्सो द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई मेजरमेंट 3। क्लियर। आफ्टर दैट लास्ट इज M4 में आपका M3 तो आएगा। M3 मीन्स क्या? पूरा का पूरा M1 साथ में प्लस टाइम डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, साथ में पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। ऊपर क्या था? पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, नीचे भी क्या कह रहे हैं हम? पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। तो आप देख सकते हैं कि M4 में चारों ही कंपोनेंट आ गए। M1 भी आ गया पूरा, M2 भी आ गया, M3 भी आ गया और M4 बन गया वो तीनों को मिला के। लेकिन M4 में ये ध्यान रखेंगे आप, एक होते हैं NSCs, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, वो एक्सक्लूड होंगे M4 मेजरमेंट में से। दैट मीन्स वो NSCs जो हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, दैट विल नॉट द पार्ट ऑफ M1, नाइदर M2, M3 और M4, किसी का भी पार्ट वो नहीं माने जाएंगे। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द मनी सप्लाई। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं मनी सप्लाई को, कि कंट्री के अंदर कितनी मनी सप्लाई है। फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी में इसे बोलते हैं मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है आपकी, डिटरमाइन करती है आपकी कि कंट्री में कितनी मनी सप्लाई होगी। देखते हैं
It is one of the most important determinant of money supply. The dear money policy leads to decline in money supply and cheap money policy leads to increase in money supply. आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर ही गए होंगे कि अगर आप डियर मनी पॉलिसी फॉलो करते हैं, डियर मनी मीन्स क्या? डियर मनी का मतलब क्या है? द डियर मॉनेटरी पॉलिसी। डियर मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है। कैसी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है डियर मॉनेटरी पॉलिसी में? दैट इज़ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब देखिए खुद ही आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी तो क्या होगा? इट लीड्स टू डिक्लाइन इन मनी सप्लाई। तो कंट्री में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो भी पब्लिक ने लोन वगैरह ले रखा है कमर्शियल बैंक्स से, उन पे उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जब वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे तो लोगों के पास मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे ओवरऑल कंट्री में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। एंड चीप मॉनेटरी पॉलिसी, और चीप मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा? इसी का रिवर्स होगा। इसमें क्या करेगा आरबीआई? रेट ऑफ इंटरेस्ट लो डिसाइड करेगा। मीन्स जो पब्लिक ने कमर्शियल बैंक से लोन ले रखा है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा उनको। अब वो कम पे करेंगे तो लोगों के पास मनी सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। इट लीड्स टू ओवरऑल कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इफ कमर्शियल बैंक्स लैंड्स मोर, अगर कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा लोन देते हैं, उधार देते हैं, लैंड मोर मीन्स उधार देना, इट विल लीड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। लैंडिंग एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय द कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो इज दैट इज CRR। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? टोटल रिजर्व्स का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक्स को किसके पास रखना पड़ता है? सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। क्या बताया? मैं रिपीट करती हूँ अपनी बात को। अपनी टोटल डिपॉजिट्स का जो पार्ट कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। एंड दैट रेशो इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई और सेंट्रल बैंक कि वो कितना प्रोपोर्शन कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना है। वो प्रोपोर्शन भी कौन डिसाइड करता है? आपका वो आरबीआई डिसाइड करता है। क्लियर? ठीक है, तो लैंडिंग एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज डिटरमाइंड बाय द कैश रिजर्व रेशो। देखिए कैसे, अब आरबीआई कैश रिजर्व रेशो डिसाइड करेगा तो लैंडिंग एक्टिविटी अपने आप ही कंट्रोल हो गई। क्यों? क्योंकि टोटल डिपॉजिट्स का वो रेशो जो कि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना है वो डिसाइड किया आरबीआई ने। अब सपोज एक बैंक के पास 1000 रुपये के डिपॉजिट्स आई, 1000 रुपये में से सपोज आरबीआई ने बोल दिया कि 20 रुपीज़ तो आपको मेरे पास रखने पड़ेंगे एज एन CRR, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशो। तो आरबीआई ने ही तो डिसाइड कर दिया ना, उसी ने तो कंट्रोल कर ली क्या? लैंडिंग एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कि वो कितना पैसा उधार दे सकते हैं। क्लियर? तो यहीं से मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। इफ़ कमर्शियल बैंक्स लैंड मोर इट विल लीड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा उधार देंगे तो कंट्री में क्या होगी? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर उसे कंट्रोल करना है, उसे कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा? कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज़ कर देगा। तो कैश रिजर्व रेशो जब इंक्रीज़ होगा तो कमर्शियल बैंक्स का ज़्यादा पैसा, टोटल डिपॉजिट्स का ज़्यादा प्रोपोर्शन आरबीआई के पास चला जाएगा और वो लोन पब्लिक को कम दे पाएंगे, जिससे कंट्री में मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट देखिए लास्ट, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? किसी भी इसको बोलते हैं राजकोषीय नीति, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है,
बट हिंदी में समझना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मीनिंग समझिए क्या होता है। इफ़ द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी सप्लाई विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अब अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी, ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी पब्लिक पे की वेलफेयर के लिए, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी कंट्री में, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पब्लिक की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी, तो जिससे लोगों के पास पैसा आ जाएगा और कंट्री में ओवरऑल मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी एंड अ वाइस वर्सा, और इसका रिवर्स। और अगर गवर्नमेंट कम स्पेंड करेगी तो लोगों के पास से मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया, आपको शायद नहीं पता होगा मीनिंग इसका, दैट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या, हिंदी में इसे बोलते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। जब गवर्नमेंट न्यू करेंसी इशू करती है, नए नोट छापती है, तो उसी को नाम दिया जाता है किसका, डेफिसिट फाइनेंसिंग का। व्हेन गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इशूज और प्रिंट्स न्यू करेंसी या न्यू नोट्स, दैट इज़ नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी मीन्स जब गवर्नमेंट न्यू करेंसी इशू करेगी, इट विल लीड्स टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। तो इससे कंट्री में क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, देखिए वन बाय वन क्या क्या स्टडी किया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी का मीनिंग, जिसमें आपने स्टडी किया कि मनी के क्या क्या फंक्शन है। ये एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं आप। मनी की वैल्यू मेजरमेंट के काम आता है और फ्यूचर पेमेंट के काम आता है। आफ्टर दैट आपने स्टडी किया बार्टर सिस्टम, दैट वन इज़ ऑल्सो कॉल्ड C2C इकॉनमी, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज के बदले में अदर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, और इसे आप नॉन मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। आफ्टर दैट मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या, जो टोटल मनी है सर्कुलेशन में in an economy at a given point of time, that one is called money supply. After that आपने components को study किया, there are 4 components but at present only M1 component is in CBSE syllabus. M1 measurement 1, that is C plus DD plus OD, currency with public, demand deposits DD and other deposits with RBI, demand deposits with bank, जो भी demand deposits पब्लिक ने डिपॉजिट करवा रखे हैं किसके पास, कमर्शियल बैंक्स के पास, एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, इसके अलावा अगर कोई डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास। देन M2 में बताया M1, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में अगर आपने कोई सेविंग की है तो वो। M3 मेजरमेंट में M1 तो पूरा। आफ्टर दैट टाइम डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देन M4, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। M3 तो आएगा ही, साथ में अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कोई डिपॉजिट करवाया है तो वो। देन फैक्टर्स डिटरमाइन द मनी सप्लाई, इसमें आपके फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी भी एक डिटर्मिनेंट है जो कि मनी सप्लाई को डिसाइड करते हैं। अगर आप डियर मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करते हैं तो इससे मनी सप्लाई डिक्लाइन हो जाएगी, और अगर आप चीप मॉनेटरी फॉलो करते हैं तो कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर दैट फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी में बताया था कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करती है मीन्स पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा, और इसका रिवर्स होगा तो डिक्रीज हो जाएगी। एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब गवर्नमेंट न्यू करेंसी इशू करती है इट विल लीड्स टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ऑब्वियस सी बात है, जब न्यू करेंसी इशू होगी तो कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। क्लियर। और वन पॉइंट मोर, पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स की पॉलिसीज़ पे भी डिपेंड करता है, और ये पॉलिसी डिसाइड कौन करता है, ये रेशो डिसाइड कौन करता है, आरबीआई, दैट इज़ CRR, कि कमर्शियल बैंक्स का कितना पैसा पब्लिक के पास जाएगा लोन के फॉर्म में और कितना पैसा CRR के फॉर्म में कमर्शियल में आरबीआई के पास रहेगा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।
case of any query, please paste it in the comment box so that I can check and respond accordingly. Thank you.